नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा शुरू, पहले दिन दिखा उत्साह। बागमारा में बेखौफ अपराधी, गहरी नींद में सो रहे परिवार पर खिड़की से दागी गोली। कब्रिस्तान की जमीन पर टीएमसी कार्यालय का आरोप, भाजपा विधायक पार्थ घोष ने उठाए सवाल। जमीन के बदले नौकरी की मांग पर टीला बनी कोयलरी में बवाल, उत्पादन व परिवहन ठप। मैया सम्मान योजना की महिलाओं को बड़ी सौगात, एक साथ मिलेगी एक मुफ्त 5,000 रुपए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सोमवार को सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू कर दी गई। दरअसल नई व्यवस्था के लागू होते ही दुर्गापुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। सरकार का दावा है कि इस पहल से महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ साथ उनकी आवाजाही भी अधिक सुगम होगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला यात्रियों को सरकारी बसों में यात्रा के दौरान कोई किराया नहीं देना होगा। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा मान्य कोई वैध पहचान पत्र बस कर्मियों को दिखाना होगा। पहचान पत्र के सत्यापन के बाद कंडक्टर द्वारा यात्रियों को शून्य मूल्य टिकट जारी किया जा रहा है। योजना के पहले दिन की बात करें तो पहले ही दिन बसों में सफर कर रही महिलाओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। कई महिला यात्रियों ने कहा कि इससे नौकरी पेशा महिलाओं को, खासकर छात्राओं और घरेलू कामकाज के लिए रोजाना सफर करने वाली महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यात्रा खर्च बचत होने से घरेलू बजट भी कहीं ना कहीं सकारात्मक असर पड़ेगा। आप भी सुनिए महिलाओं का क्या कुछ कहना है। তো ভালোই লাগছে। তো এখন দেখি, এখন চালু হোক, সবে চালু হয়েছে আজকে থেকে। এখন কবে কিরকম চলে, কিরকম এইভাবে যেতে পারে মেয়ে ছেলেরা, দেখি তবে তো বলতে পারবো। যেখানে তেলের দাম বেড়েছে, অন্যান্য যেটা প্রাইভেট বাস সেখানে বাসের ভাড়াও বেড়েছে। এখন বলছি তো আজকে তো সবে শুরু, শুনেই ভালো লাগছে। এখন না দেখলে, না উপভোগ করলে তো বলতে পারবো না। না সরকারকে ধন্যবাদ জানাবেন কি? হ্যাঁ অবশ্যই, যখন সরকার ফ্রি করেছে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। আপনার নাম? পূর্ণিমা দে। এই উদ্যোগকে কি বলবেন? উদ্যোগ তো নেওয়া হয়েছিল, ইলেকশনের আগে ম্যানিফেস্টোতে বলেছিলাম যে যে কাজগুলো করবো আমরা, সরকার 18 দিনের মধ্যেই সেই কাজ পূরণ করলো। মানে মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ, তিনি মহিলা ক্ষমতায়নের কথা বলেছিলেন। আজ 1 থেকে বাসের মানে 0 ব্যালেন্স টিকিট দিয়ে আমরা প্রমাণ করলাম যে বিজেপি যে কথা বলে সে কথা করে। কাজ শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার কাজ শুরু হয়েছে, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বাসে আমাদের নয় বাসে পুরো ফ্রি, এবং হচ্ছে যে আমাদের যারা যুবক এবং যুবতীরা যারা পরীক্ষা বসবেন তাদের ফর্ম ফিল থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান প্রকল্প থেকে শুরু করে একের পর এক কাজ শুরু হবে। একটু ওয়েট করুন, একটু সাহায্য করুন, একটু সময় দিন, বুঝতে পারবেন এই সরকার মানবিক সরকার, জনগণকে নিয়ে সরকার তৈরি হয়েছে। তার একের পর কাজ প্রায় আমাদের কাজ, সেই কাজ আজকে বাসের মধ্য দিয়ে এই কাজ। সরকারি বাস ফ্রি কি আর বলবো, খুব ভালো, যাতায়াত করতে সুবিধা, একটু সুবিধা পেলে ভালো হয়, আর কি বলবো। সাশ্রয় হবে কি? যেখানে তেলের দাম বেড়েছে সেখানে আপনারা ফ্রিতে যাবেন। হ্যাঁ ভালোই হবে, সুবিধা হলো, খরচও বাঁচলো, মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধাও হলো। সরকারকে কি ধন্যবাদ জানাবেন? আপনার নাম কি? আপনার नाम কি? जी बिल्कुल, बंगाल में नई सरकार के साथ नई योजनाओं की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी के तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में सीधे दुर्गापुर से अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ बताएं, आज पहला दिन है योजना का, ऐसे में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है महिलाओं के बीच? देखिए, बंगाल सरकार की पहल पर 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए पूरी तरह मुफ्त यात्रा सेवा शुरू कर दी गई है। इसमें महिलाओं में उत्साह बहुत दिख रहा है। बस में चढ़ते हुए बहुत ऐसा
महिला है जिसका कहना है कि ये हम लोग के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि महिला यहाँ कोई भी जगह जाएगा बंगाल में सरकारी बस में, जहाँ कोई फेयर नहीं लगेगा, एकदम निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। सोमनाथ, कहीं ना कहीं जो यात्रा है उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है महिलाओं का। ऐसे में यह जानकारी आ रही है कि जो सरकार के द्वारा कोई वैध प्रमाण पत्र दिखाने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ प्रक्रिया है फ्री बस सेवा लेने की? जी जी, जैसे कि परिवहन विभाग की दिशा निर्देशों के अनुसार महिला यात्री सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी वैध पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ऐसे कोई भी पहचान पत्र कंडक्टर को दिखाए, वहाँ कंडक्टर वो पहचान पत्र देख कर पुष्टि करेगा। उसके बाद कंडक्टर उसको शून्य मूल्य टिकट जारी कर देंगे, जहाँ जिससे वो महिला एकदम निःशुल्क एक जगह से दूसरी जगह सरकारी बसों में जा सकती है। बिल्कुल सोमनाथ, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर लोकल बसों की बात करें तो कम दूरी की यात्रा की बात करें तो वहां तक तो फ्री सेवा सही है, लेकिन अगर हम दूर दराज की बात करें, चूंकि दुर्गापुर बस स्टैंड में तमाम दूर दराज की बसें खड़ी होती, तो ऐसे में दूर दराज की बसों में भी ये सुविधा दी जा रही है? हाँ जी, एकदम एकदम, क्योंकि जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, सरकारी बसों में कोई भी महिला बंगाल में कहीं से कहीं पर भी जा सकती है, खाली लोकल नहीं, जैसे कि दुर्गापुर से कोलकाता भी जा सकती है। बिल्कुल, ऐसे में पहले दिन आज शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा था? बस परिवर्तन में आज बस पड़ाव में क्या कुछ नया देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी है सोमनाथ? जी, जैसे कि बस डिपो है, सरकारी जो बस डिपो है किसी का, उस डिपो में से जो अधिकारी है बस डिपो का, वो उसने एकदम लगातार माइकिंग करके महिलाओं को ये सूचित कर रहा था कि क्या क्या चीज लगेगा, क्या क्या फ्री में जाने के लिए क्या चीज कंडक्टर को दिखाना पड़ेगा। और देखिए बस जैसे कि टिकट काउंटर है, वहाँ महिलाओं का भीड़ ज्यादा दिखी है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, किस कदर पश्चिम बंगाल में नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही जो प्रक्रिया होती है वो भी शुरू हो चुकी है और महिलाओं में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जब भाजपा कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार कर रही थी, चुनावी रन में थी, तभी उन्होंने वादा किया था कि वो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराएंगे और कहीं ना कहीं वो वादा जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो शुभेंदु सरकार है और जो वादे हैं वो कब तक पूरे करते हैं और ये जो फ्री बस सेवा है यह कितनी सफल हो पाती है। बात तो रही ये पूरे पश्चिम बंगाल की, लेकिन जो अगली खबर है वो भी पश्चिम बंगाल से ही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज के भाजपा विधायक पार्थ घोष ने आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 35 स्थित एक कब्रिस्तान की जमीन पर तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय संचालित होने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल विधायक ने कहा कि यह मामला केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि विधायक पार्थ घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री लगातार अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कब्रिस्तान जैसी संवेदनशील भूमि पर पार्टी कार्यालय चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कार्यालय बनाया गया, जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा विधायक ने टीएमसी नेतृत्व से स्वेच्छा से कार्यालय हटाने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक और धार्मिक महत्व की जमीनों का संरक्षण होना चाहिए तथा किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे स्थलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इधर अगर बात करें तो वार्ड संख्या 35 की तृणमूल कांग्रेस पार्षद अख्तरी खातून ने कहा कि यदि यह साबित हो जाता है कि पार्टी कार्यालय वास्तव में कब्रिस्तान की जमीन पर बना है तो उन्हें इसे हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कार्यालय में रखा सामान हटाकर भवन कार्य कराने को लेकर कहीं ना कहीं प्रक्रिया करेंगी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब कब्रिस्तान की जमीन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा टीएमसी पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रही है। आप भी सुने नेताओं का क्या कुछ कहना है। আপনারা জানেন যে 35 নম্বর ওয়ার্ড রানীগঞ্জ, এই রানীগঞ্জ 35 নম্বর ওয়ার্ডে যে একটা কবরস্থান আছে, সেই কবরস্থানে তৃণমূলের পার্টির অফিস। তাহলে এখন বুঝুন যে কবরস্থানকেও তৃণমূল ছাড়েনি,
তার মানে যে যে আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেসব জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোকেও তৃণমূল ক্যাপচার করার মানে একটা জায়গায় ছিল আর কি। যাই হোক, এই ধরনের অন্যায় ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশ্রয় দেবে না, কবরস্থানই থাকবে। সেখানে যদি তৃণমূলের কোনো পার্টি অফিস হয় তাহলে কিন্তু যারা করছে তারা ইমিডিয়েটলি সচেতন হয়ে যান, এবং কবরস্থানে যদি পার্টি অফিস থাকে তাহলে সেই পার্টি অফিসকে আপনারা ইমিডিয়েটলি সেখান থেকে আপনারা শিফট করার ব্যবস্থা করুন, না হলে কিন্তু প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেবে। सुनिए, ये जो पार्टी ऑफिस है, ये पार्टी ऑफिस सीपीएम का टाइम में ही पार्टी ऑफिस वो लोग किया था। तो 2011 में सत्ता में आने का बाद टीएमसी वो पार्टी ऑफिस टीएमसी व्यवहार करने लगा। उस टाइम वो इन काउंसिलर था। हम तो 2018-19 में टीएमसी में ज्वाइंट हुए। मोइन का साथ उसी ऑफिस में बैठ के काम करते रहे। जब मोइन का काउंसिलर ही गया, हम काउंसिलर बने, हम उसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे। এমএলএ সাহেব যেটা বলছেন, আমি এমএলএ সাহেবের কাছে আমার কয়েকটা জিনিস আছে, চেয়ার টেবিল এসব আছে অফিসে, আমি কালকে বের করে নেব। पश्चिम बंगाल के बाद रुख करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के बागमारा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लोहियाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी 4 नंबर में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मी रवि मिर्धा के घर को निशाना बनाते हुए खिड़की के रास्ते गोली चला दी। घटना करीब 11 बजे रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस समय गोली चलाई गई उस वक्त रवि मिर्धा अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। गोली घर के अंदर रखी अलमारी में जा लगी। अचानक हुई फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल बाहर निकलकर आसपास के लोगों और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही लोहियाबाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर से इस्तेमाल कहीं ना कहीं गोली और तमाम चीजें इकट्ठा कर जांच की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी है। आप भी सुने रवि मिर्धा और उनके परिवार का क्या कुछ कहना है। रात को 10 बजे के बाद हम लोग सो रहे थे। इसके बाद 10:55 में खिड़की तरफ से गोली चली। इसके बाद हम बोले भाई धुआं कैसे हो रहा था, देखा मतलब मैच हो रहा था, पटाखा फूट रहा था। तो इसके बाद देख रहे तो साला देख रहे कि गोली लगा यहाँ मारा और पूरा घर धुआं हो गया। तो बेटा मेरा आपको देखा लाइट जला था, देख रहा कि खिड़की में धुआं पूरा हो रहा है, पूरा पापा को गोली मारा। देखा तो फिर देखे अलमारी में, तो अलमारियों में देखे कि पूरा छेद हो गया। इसके बाद थाना प्रभारी को फोन किए, थाना प्रभारी गया देखा। इसके बाद फिर थाना प्रभारी को देखा तो फिर गोली ले गया। अच्छा, थाना प्रभारी गोली ले गया यहाँ से? ले गया। तो एक ही राउंड गोली चला? एक ही राउंड गोली चला। और आप लोग यहीं पर सोए हुए थे? पूरा परिवार के साथ? परिवार के साथ सोए हुए थे। अच्छा, बाल बच्चा के साथ हम लोग सोए यहीं पर। और किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। डेली कमाने खाने वाला दुश्मनी क्या रहेगा हम लोग। क्या करते हैं? हम कंपनी में काम करते हैं। दीदी आपके यहाँ गोली चली थे? कितना बजे रात की घटना है? 10 साढ़े 5 मिनट बाकी था, 11 बजे। हाँ, है ना? तब नहीं घटना हुई थी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर बोकारो जिले से आई है। आपको बता दें कि बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर धोड़ा में हुई अनीता देवी उर्फ अनु की मौत मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक तनाव और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर आरोपियों को दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार 29 मई की रात करीब 9 बजे 5 नंबर धोवड़ा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस दौरान अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति की लिखित शिकायत के बाद बेरमो में मामला दर्ज किया गया और कहीं न कहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए बेरमो एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल इनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आप भी सुने पुलिस का क्या कुछ कहना है। रात्रि में बेरमो थाना अंतर्गत 5 नंबर धौड़ा की रहने वाली पीड़िता अनीता देवी, पति महेश भूया एवं उनके पड़ोसी बबलू कुमार, सुरेंद्र भूया, वीरेंद्र भारती, राहुल दिगार, धीरेंद्र भूया एवं अन्य लोगों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। मारपीट के क्रम में अनीता देवी जख्मी हो गई।
जिसके उपरांत अनिता देवी को उनके परिजनों द्वारा ढोरी सेंट्रल अस्पताल ले जाया, रीजनल अस्पताल ले गया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया। 100 का विधिपूर्वक थाने के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उनका पोस्टमार्टम तेनुघाट अस्पताल में करवाया गया है। मृतिका के पति महेश भुइया के लिखित आवेदन के आधार पर बेरमो थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय अपराधी के निर्देशानुसार एक पुलिस टीम गठित की गई और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामांकित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अभियुक्तों का नाम है, गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बबलू कुमार उर्फ बबलू भुइया, सुरेंद्र भुइया, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन भुइया और धीरेन कुमार। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ही करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिमी बर्धमान जिले के बकोला क्षेत्र स्थित तिलाबनी कोयलरी में जमीन के बदले नौकरी देने की मांग को लेकर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल सैकड़ों भूमिधर परिवारों ने कोयलरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना देकर कोयला उत्पादन और परिवहन पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर आरोप है कि वर्ष 2018 में कोयलरी विस्तार के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस समय ईसीएल प्रबंधक द्वारा प्रभावित परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद अधिकांश परिवारों को रोजगार नहीं मिल सका। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि 500 से अधिक परिवारों ने अपनी जमीन परियोजना के लिए सौंप दी थी। इसके बावजूद आज तक बड़ी संख्या में पात्र परिवार नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे। भूमिधरों के प्रतिनिधि रोहन मुखर्जी ने कहा कि ईसीएल प्रबंधन लगातार आश्वासन देता है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। साफ तौर पर उन्होंने उग्र रूप से आंदोलन की चेतावनी दी है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। এই আন্দোলন অনেকদিন ধরে চলছে। 2018 থেকে প্লট শিডিউল হওয়ার পর থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে জমি অধিগ্রহণ করার পর খনন কার্য হওয়ার পর এবং প্রত্যেকটা চাকরি আগে হবে, তারপর খনন কার্য হবে। তো প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি ইসিএল কর্তৃপক্ষ দিয়ে গেছে, কিন্তু জমি অধিগ্রহণ না করে তারা এই পরিমাণে তারা খনন কার্য করেছে এবং তারা টালবাহানা করে যাচ্ছে। এবং বারংবার আমরা চেষ্টা করেছি যে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, বসেছি, কিন্তু কোনো ফল আমরা পাইনি। বারংবার আমরা বন্ধ করার চেষ্টা করেছি এবং তারা এসে পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারপরেও আমরা কোনো ফলপ্রসূ কোনো কিছু জিনিস পাইনি ইসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে। আজকে বলছে যে এমনি অধিগ্রহণ না করে খনন কার্য করেছে, অথচ আমাদের দিক থেকে কোনো রকমভাবে কোনো সাহায্য তারা করছে না। কোনো রকম কোনো আশ্বাসন দিয়েছে, কিন্তু তার কোনো ফল আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি। কতজন জমিদাতা ভুক্তভোগী এখানে? প্রায় 550-600 জন আছে। কত একর জমি অধিগ্রহণ করেছে? কত একর জমি অধিগ্রহণ? প্রায় 1800 একর মতো জমি আছে। এখন কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি যে আমাদের যা আগে চাকরি, আমাদের প্রত্যেকটা এমপ্লয়মেন্ট ফাইল যাবে, তারপরে। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मैया योजना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किया है। दरअसल राज्य सरकार ने योजना के सुचारू संचालन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अगले 6 महीनों के लिए करीब 8,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। सरकार के इस फैसले से राज्य की लाखों पात्र महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है कि इस बार लाभुकों के बैंक खाते में 2,500 की 2 किस्तें एक साथ भेजी जाएगी। इस प्रकार महिलाओं को कुल 5,000 की राशि एक मुश्त प्राप्त होगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों में काफी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना का जो अब इंतजार है वो खत्म होने वाला है और महिलाओं को 2 महीने की राशि एक साथ आने वाली है। ऐसे में अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताए क्या कुछ अपडेट आ रहा है मैया सम्मान योजना को लेकर? देखिए, अपडेट यही है कि आज से जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 15 तारीख तक चलेगी, जिसमें जो है जो लाभुक पात्र है उनको 2 महीने की राशि दिए जाने की बात कही जा रही है। अप्रैल और मई महीने की राशि जो है लाभुक पात्र उनको दिया जाना है। चूंकि अगर सत्यापन की बात करें तो सत्यापन चल रहा था, आपको ही पता है कि कई जिलों में सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है और 30 तारीख तक का समय था। ऐसे में सत्यापन भी पूरा हो गया है, लिहाजा अब जो है 1 तारीख यानी आज से 15 तारीख तक जो है
जो लाभुक है उनको राशि प्रदान की जानी है। तो देखिए अब कब तक जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज से ही ये 15 तारीख तक जो है पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अभिनव, आज से 15 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं पैसे का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि सत्यापन की जो प्रक्रिया है तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और ऐसे कौन से नाम है जिसे हटाने का काम किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अभी सत्यापन इसलिए कराया गया है अनुपम, चूंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि जो कई ऐसे लोग हैं वो गलत तरीके से जो है पैसे उठा रहे हैं। लिहाजा आप देखिए जब शुरुआत में इसका मैया समान योजना की राशि दी गई थी तो उसमें 55 से 57 लाख ऐसी महिलाएं थी, उनको डायरेक्ट जो है पैसे दिए गए थे, लेकिन सरकार को लगा कि गलत तरीके से भी पैसे उठाए जा रहे हैं। लिहाजा जो है सरकार इस पर रेस हुई और सत्यापन का प्रोसेस चला, जिसमें अब जो जानकारी मिल रही है कि 51 लाख जो महिलाएं हैं उनको रखा गया है और ये प्रोसेस तो लगभग जिलों में पूरा हो गया है। यानी कि जो गलत तरीके से जो है पैसे उठा रही थी महिला, जो जिसका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था जो मैया समान योजना के लिए चाहिए, तो उनको हटाया जा रहा है और जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरा है उनको पैसे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी क्लियर कर दिया है कि जो पात्र महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब जो है प्रोसेस पूरा हो गया है और जो लंबा इंतजार था, 2 महीने से पैसे नहीं मिल रहे थे, अब जो है पैसे मिलने क्लियर हो जाएंगे, चूंकि सत्यापन का प्रोसेस भी हो गया है लगभग जिलों में, और ऐसे में जो है अब पैसे मिलने शुरू होंगे। कहीं ना कहीं सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं। साफ तौर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो कहीं ना कहीं आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, मैया समान योजना को लेकर हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो लंबे समय से चल रही थी, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे थे और सरकार जो है जो असली लाभुक है उनकी जो पहचान करने की जो एक प्रक्रिया है वो कर रही थी, लेकिन जो अब जानकारी आ रही है वो पूरी हो चुकी है और 1 से 15 जून के बीच अब पैसों का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। ऐसे में जो महिलाओं का है अब इंतजार खत्म होने वाला है और आखिरकार 2 महीने के बाद उनका एक मुश्त यानी 5,000 की राशि उन्हें सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। ये तो बात रही मैया समान योजना की, लेकिन जो अगली खबर है वो हजारीबाग से आई है। आपको बता दें कि हजारीबाग के चुरचुर थाना क्षेत्र के खजूरिया टांड़ के समीप रविवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल कथित रूप से अवैध कोयला ढुलाई में लगे एक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान आकाश हांसदा और राजेंद्र वास्की के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कोयला लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि आकाश हांसदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजेंद्र वास्की को इलाज के दौरान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर अवैध कोयला ढुलाई के खिलाफ जमकर विरोध जताया और परिवार में एक नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर लंबे समय तक डटे नजर आए। अभी सुने परिजनों का क्या कुछ कहना है। गाड़ी वाले ने उसको धक्का मार के उसको स्ट्रीट करके मार दिए। आकाश हांसदा। आप कौन है उनका? आप कौन लगते हैं? जो हम उसका ससुर है, मेरे दामाद थे। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं चुरचुर रांगू क्षेत्र में अवैध कोयला का जो है ढुलाई एकदम खुलेआम दिन में चल रहा है। आप इस देख सकते हैं कोयला सामने लदा हुआ ट्रक 2 व्यक्तियों को मार करके दोनों का मौत हो चुका है, अभी खत्म हो गया है। और अवैध यहाँ मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन और यहाँ के दलाल लोगों के बीच सभी को टोटल कमीशन जाता है और खुलेआम दिन में चलता है यहाँ कोयला। बात राज्यसभा चुनाव को लेकर करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति एक बार फिर चुनावी सरगर्मी से तेज हो गई। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य की 2 रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार 1 जून को चुनाव संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 18 जून को मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा की यह दोनों सीटें अलग अलग कारणों से खाली हुई है। पहली सीट की बात करें तो पहली सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं दूसरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य के राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिए। अगर बात करें तो भाजपा, झामुमो, कांग्रेस
और अन्य दल अपने अपने राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चयन की तैयारी में जुट गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों के जरिए विधानसभा में दलों की वर्तमान ताकत का भी आकलन होगा। राज्यसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करेंगे, इसलिए सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और रणनीति कहीं ना कहीं तैयार करने में जुटे हुए। आगामी दिनों में उम्मीदवार के नामों को लेकर राज्य के अंदर राजनीतिक गतिविधि और भी तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।